हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, बैटल ऑफ एम्परर पे मी गोंजी और तांग संग का ही फाइट रह जाता है और इन दोनों का फाइट में मी गोंजी जीत जाती है और ये अपने पार्टनर के तौर पे तांग संग को चूज करती है। अब आगे मी गोंजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जिन म्योलिन है सभी एम्पर के लिए इस टाइम पे। अभी इसके पास में ट्री एंसेस्टर और क्रिस्टल डीमन एम्पर इन दोनों का इनहेरिटेंस है। फिर ये जिससे भी शादी करेगा उसे काफी बेनिफिट भी होगा। इस कारण से भी हेवनली एम्पर और अर्थली एम्पर ये दोनों ही तांग संग के पास में आ जाते हैं, लेकिन इन्हें टियानयांग एम्पर इन्हें भगा देते हैं और ये सीन सभी एम्पर भी देखते हैं। अब टिहानु एम्पर आगे आते हैं और ये आगे आकर कहते हैं आगे का रोड अब काफी हार्ड है। एक एम्पर बनने के लिए अभी भी काफी हार्ड वर्क करना होगा तुम सभी को, और साथ ही ट्रिबुलेशन काफी डेंजरस भी हो सकता है। इस कारण से भी पार्टनर चूज करना काफी इंपॉर्टेंट है इस कॉम्पिटिशन में, और खास करके राइट पार्टनर को चूज करना ये और भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे क्लाइंट में से वुमन को चूज करता है, स्काई फॉक्स वुमन को, फिर लक एनर्जी उसके साथ में होगा और लक एनर्जी होने के कारण से उसका थंडर ट्रिबुलेशन को पास करने का चांसेस भी 30% इंक्रीज कर सकता है और फ्यूचर में वो एम्पर भी बन सकेगा। और फिर ये तांग्स को देखते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए अपने क्लाइंट से 4 फॉक्स वुमन जिनके पास में 8 टेल है, मैं तुम्हें उन्हें ऑफर करता हूँ उनसे शादी करने के लिए। हालांकि तांगसंग कहता है मेरा काम एस्ट्रल कोर्ट में सभी एम्पर के लिए लाइफ एनर्जी को इंक्रीज करना होगा। दूसरे भी कहते हैं हाँ ये सच है, जिन म्योलिन का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ये टिहानु अपना क्लाइंट में सिर्फ नहीं जा सकता है। टिहानु एम्पर जानते हैं कि इनके क्लाइंट में कल्टीवेशन टैलेंट पे डिपेंड नहीं करता बल्कि लक पे डिपेंड करता है। जिसके पास में ज्यादा लक एनर्जी गैदर करने का पावर होता है वो आगे तक कल्टीवेट कर पाता है। अभी इनके क्लाइंट में 8 टेल फॉक्स वुमन 4 ही हैं और यही आगे चलकर इनके पोजीशन को भी लेने वाली है। इन्हें भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और अपने क्लाइंट के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। अगर ये वुमन तांगसंग से शादी कर लेती है, फिर जो बच्चा होगा उनके पास में लक एनर्जी तो होगा ही, साथ ही लाइफ एनर्जी भी काफी ज्यादा होगा, जिससे ये अपने लक एनर्जी को और भी अच्छे से कल्टीवेट भी कर सकेंगे और इनका क्लाइंट हमेशा से टॉप पे बना रहेगा। जब ये बात कर रहे थे कि तांगसंग को किसे चूज करना चाहिए, इतने में मी गोंजी आगे आती है और ये कहती है मैंने इस कॉम्पिटिशन को जीता है, फिर मुझे पहले राइट मिलना चाहिए पहले चूज करने का। ये सुनकर हेवनली एम्पर कहते हैं हाँ ठीक है तुम चूज कर लो, पहले तुम ही चूज कर लो। टिहानु एम्पर भी कहते हैं तो तुमने डिसाइड कर लिया इस बारे में तुम्हें किसे चूज करना है। इस पर मी गोंजी कहती है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे किसे चुनना है। इस टाइम पे तांगसंग भी समझ नहीं पाता कि ये किसे डिसाइड कर ली है। तांगसंग तो इसे हिंट भी नहीं दिया है कि मैं तांगसंग हूँ। इतने सारे एम्पर को होते हुए ये ऐसा कर भी नहीं सकता। इस टाइम पे ये सोचता है कहीं ये दूसरे को मैं समझ कर ना सिलेक्ट कर ले, फिर काफी गड़बड़ हो जाएगा। मी गोंजी कहती है मैं जिसे चूज करना चाहती हूँ वो सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहिए और किसी वुमन के साथ में नहीं होना चाहिए। मी गोंजी कहती है मैं जिन म्योलिन को चूज करती, सभी एम्पर इसे ही चूज करना चाहते हैं, फिर ये मेरे लिए बेस्ट है। ये सुनकर तांगसंग भी सरप्राइज होता है कि ये मुझे चूज कर रही है। इसका मतलब है कि इसे मेरे आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही पता हो चुका होगा। इमॉर्टल डीमन एम्पर भी इस बात को सुनते हैं और कहते हैं ठीक है तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी सही हो। ये भी इस बात से काफी खुशी है जबकि ये भी यही चाहते थे। व्हाइट टाइगर एम्पर भी कहते हैं ये काफी सही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जिंगलिंग डीमन एम्पर भी सरप्राइज है, लेकिन ये भी अपने बेटी को सपोर्ट करने का ही सोचते हैं और ये जानते हैं कि जिन म्योलिन इस टाइम पे सबसे बेस्ट मैन है इनकी बेटी के लिए। इस टाइम पे टिहानु एम्पर इसका एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। इस टाइम पे शादी को लेकर इस मैटर को ये रोक भी नहीं सकता है। जी चैन और दूसरे सभी सोच रहे थे कि मी गोंजी आज का फाइट में ये हर हाल में जीतना चाहती थी और जिन म्योलिन को हर हाल में डिफीट करना चाहती थी, फिर अभी इसे क्या हो गया। मी गोंजी कहती है जबकि दूसरे सभी एम्पर सपोर्ट कर रहे हैं, फिर मैं इस बात को लेकर श्योर हो सकती हूँ ना, राइट है। इस पे इमॉर्टल डीमन एम्पर कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम श्योर हो सकती हो। ये सुनकर मी गोंजी तांगसंग के साइड में आ जाती है और ये कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। अब इस पर तांगसंग अभी भी सरप्राइज है, मगर ये तो यही चाहता था ना, और ये तुरंत ही अपने रिंग से नेकलेस को निकालकर इसके गले में डाल देता है। इसके बाद मी गोंजी दूसरे सभी वुमन को यहाँ पे कहती अब से ये मेरा हुआ और आज के बाद कोई भी इसकी ओर नजर उठा के भी देखा तो फिर किलिंग स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे एम्पर इन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। अब ये यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से जाते हुए प्रिंसेस है और श्रू क्वीन ये दोनों भी इनके साथ में ही होते। प्रिंसेस कहती है तुम्हें क्लाइंट के लिए ये करने का जरूरत नहीं है। इस पे मी गोंजी कहती है हमें होटल जाकर इस बारे में बात करना चाहिए, ये जगह सही नहीं है इस तरह की बात को करने के लिए। अब ये चारों यहाँ से फ्लाई करते हुए निकलते हैं। अब होटल में आने के बाद प्रिंसेस कहती है तुम कर क्या रही हो, क्या तुम सच में इससे शादी करना चाहती हो, तांगसंग के बारे में क्या। ये सुनने के बाद तांगसंग सभी को कहता है मैं एक मैजिक ट्रिक सभी को दिखाना चाहता हूँ, और ये कहने के बाद इसका स्किन कलर और अपीयरेंस दोनों ही चेंज होने लगता है। जब प्रिंसेस देखती है कि जिन म्योलिन तांगसंग में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, फिर ये भी काफी सरप्राइज होती है। ये भी सोचे नहीं थे कि तांगसंग ऐसा भी कर सकता है कि खुद की बॉडी को ये चेंज कर सकता है। ये जानती है कि तांगसंग काफी पावरफुल है और ये काफी थिंग्स को कर सकता है, मगर ये ऐसा कर सकेगा कौन सोच सकता था। और ये सोचती है और ये किंग ऑफ एम्पर को भी किल कर सका है, ये इस बारे में सोचकर और भी सरप्राइज होती है। और ब्लू गोल्ड क्लैन का चीफ भी ये बन सका है। प्रिंसेस और दूसरे भी सभी जिन म्योलिन के फाइट को अरीना में देखे थे, फिर इन्हें पता है कि जिन म्योलिन ने कोई भी पावर तांगसंग का यूज नहीं किया था और फिर भी ये इस कॉम्पिटिशन को जीतने के काफी करीब भी पहुंच गया था।
जब मी गोंजी देखती है कि जिन मियाओलिन ये ट्रांसफॉर्म होकर तांग संग में बदल जाता है, फिर ये भी रिलीफ फील करती है कि ये किसी गलत पर्सन को चूज नहीं कर ली है। तांग संग से कहता है, मैंने तो अपने तरफ से कोई भी गलती नहीं किया था, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिन मियाओलिन हूँ? तुमने मुझे तो डरा ही दिया था। इस पे ये कहती है, इन दिनों में हम तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान थी इन दिनों में, तुम यही डिजर्व करते हो। ये कहती है, तुम्हारा आइडेंटिटी को लेकर मैं श्योर नहीं थी, मगर मेरे ग्रैंडपा व्हाइट टाइगर एम्परर ने कहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। जब इमॉर्टल डेमन एम्परर ने प्रपोज किया कि मैं जिन मियाओलिन के साथ में शादी करूं, फिर उस टाइम पे मैं सोची नहीं थी, लेकिन व्हाइट टाइगर एम्परर ने मुझे उस टाइम पे सजेस्ट किया था कि इस बारे में मुझे सोचना चाहिए, लेकिन परेशान होने के कारण से मैं उस समय में मैंने ध्यान नहीं दिया। आज जब फाइट के दौरान मैंने एक बात को सोचा कि तुम जरूर फाइनल प्लेयर में से एक ही होगे, और जब मैंने तुम पे असुरा शॉट से अटैक किया, फिर मैं समझ गई थी कि असुरा शॉट तुम्हारे ऑरा को जरूर ही पहचान लेगा और वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता है। इस कारण से भी मैं श्योर थी, और लास्ट में तुमने तो खुद ही मुझे और कंफर्म कर दिया था जब तुम इस मैच को गिव अप कर दिए थे। जब मैंने अपने जान को खतरे में डाला, तुम ये देख ना सके और तुमने फाइट को तुरंत ही खत्म कर दिया। ये काम सिर्फ मेरा तांग संग ही कर सकता है। तांग संग भी कहता है, हाँ ये सही है, व्हाइट टाइगर एम्परर ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सके और मेरे बारे में तुम्हें हिंट दे दिया था। मी गोंजी गुस्सा नहीं है, ये और तांग संग दोनों ही अब हाफ एम्परर बन चुके हैं। मी गोंजी पूछती है, फिर अब क्या, तुम हमारे साथ में वापस आने वाले हो? इस पे तांग संग कहता है, नहीं अभी नहीं, मुझे पहले ब्लू गोल्ड क्लैन के न्यूट्रल स्टेट को लेकर प्रिपरेशन करना होगा। इस कारण से फ्यूचर में मुझे काफी रेपुटेशन और स्टेटस भी गेन होगा एंसेस्टर कोर्ट में, और एम्परर बनने के टाइम पे ये काफी हेल्प भी करेगा हम दोनों को। येशुंग सू क्वीन भी कहती है, तुम दोनों अभी काफी यंग हो, एम्परर बनने के लिए तुम दोनों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तांग संग कहता है, डोंट वरी, इस नेकलेस के साथ में हम दोनों एक दूसरे की हेल्प से एम्परर भी बन सकेंगे। तांग संग आगे कहता है, मैं एंसेस्टर कोर्ट में शायद 1 मंथ तक के लिए मैं यहाँ पे रुकूं, मुझे काफी प्रिपरेशन करना होगा, मुझे कैरी सिटी में आने में शायद 3 मंथ भी लग सकता है। मी गोंजी भी कहती है, ठीक है, तुम काफी बिजी हो, तुम्हें अपने आइडेंटिटी को लेकर काफी केयरफुल यहाँ पे होना चाहिए। जैसे जैसे तांग संग का कल्टीवेशन इंक्रीज कर रहा है, अब इसका पिछले लाइफ का स्किल्स भी आ रहा है इसके पास में। एक बार ये एम्परर लेवल पे चला जाए, फिर ये अपने पिछले लाइफ के स्किल्स और पावर को यूज भी कर सकेगा। बैटल ऑफ एम्परर अब खत्म हो चुका है। मी गोंजी जिन मियाओलिन से शादी करने वाली है, अब ये न्यूज भी फैल चुका है। जबकि तांग संग हाफ एम्परर बन चुका है, अब ये एंसेस्टर कोर्ट में फ्लाई भी कर सकता है, साथ ही इसे काफी बेनिफिट भी मिलता है एक हाफ एम्परर बनने का। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि इसका स्टेटस काफी इंक्रीज कर चुका है। टियानयांग एम्परर और टिहानु एम्परर, इन दोनों का प्लान तांग संग बर्बाद कर चुका है, जबकि ये दोनों चाहते थे कि तांग संग इनके क्लैन की वुमन से शादी करे, मगर ये भी अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जबकि मी गोंजी ने तांग संग को चूज किया है। टियानयांग एम्परर तांग संग के पास में आए हुए हैं इससे बात करने के लिए। ये कहते हैं, मैंने ही जी चेन को तुम्हारे पास में सेंड किया था तुमसे बात करने के लिए। ये कहते हैं, फ्यूचर में तुम एक जरूर पावरफुल एम्परर बनोगे और शायद तुम इस प्लेन के इवोल्यूशन को भी देख सकोगे। मेरा लाइफ अब ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन एक बात है कि मैं और अर्थली एम्परर हम दोनों मानते हैं कि इस प्लेन के इवोल्यूशन के लिए येन और यांग एनर्जी नीडेड है। ये कहते हैं, अगर तुम फ्यूचर में लाइफ एनर्जी और डेथ की एनर्जी को कंट्रोल करते हो, फिर तुम इस एंसेस्टर कोड के मास्टर भी बन सकते हो, लेकिन तुम्हें टिहानु एम्परर से संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी इसके अलावा में पूरे ही फेरी कॉन्टिनेंट पे राज करे। तांग संग भी सर हिलाता है। ये कहते हैं, अब नेक्स्ट एंसेस्टर कोड तुम्हारे क्लैन के न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट करने वाले हैं ऑफिशियली, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए फिर बता दो। तांग संग इस पे कहता है, अभी तो एक ही मेन थिंग है कि मेरे क्लैन का सेफ्टी का गारंटी लिया जाए जब ये मेजर सिटीज में जाएंगे। इस पे ये कहते हैं, तुम्हें इसका चिंता करने का जरूरत नहीं है, जबकि तुम्हारे परफॉर्मेंस को सभी ने देखा है, कोई भी अभी हिम्मत नहीं करने वाला है, और वैसे भी सभी तुम्हारे क्लैन को अब मक्खन ही लगाने वाले हैं। अब ये कहते हैं, तुम्हें पता है 11th ईयर और 12th ईयर के बीच का डिफरेंस है क्या है? ये कहते हैं, 12th ईयर यानी कि एक एम्परर लेवल पे जाने का मतलब होता है कि इस प्लेन का लॉ को टच करना। हमसे पहले जो एंसेस्टर थे, जो एम्परर बने थे, इनका सेंसेस मर्ज हो चुका है इस प्लेन से, और कोई भी इनके रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता है। जब भी एक एम्परर मारा जाता है, उसके पास में 2 चॉइसेस होता है, एक तो वो इस प्लेन के साथ में अपने सेंसेस को मर्ज कर सकता है, और दूसरा वो सिंपली मारा जा सकता है। अगर वो सिंपली मारा जाता है, फिर वो री-इनकार्नेट हो सकता है, लेकिन अगर वो इस प्लेन के साथ में जुड़ जाता है, फिर जब तक ये प्लेन इवॉल्व नहीं होता, उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। तांग संग ये सुनकर इन्हें थैंक्स कहता है। ये कहते हैं, एक एम्परर बनने के लिए तुम्हें काफी रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा, मगर तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, एंसेस्टर कोड सभी थिंग्स को प्रोवाइड करेगा। ये कहते हैं, क्या तुम मी गोंजी से शादी करने वाले हो? इस पे ये कहता है, क्या ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है? ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो, फिर तुम्हें एम्परर बनने से पहले ही कर लेना चाहिए, फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकोगे। ये सुनकर तांग संग कहता है, ठीक है, एक बार ये न्यूट्रलिटी का पैटर्न खत्म हो जाए, मैं कैरी सिटी में जाकर ऑफिशियली उसे प्रपोज करूंगा शादी करने के लिए। ये सुनने के बाद अब ये चले जाते हैं। इनके जाने के बाद तांग संग होटल के टॉप फ्लोर पे आ जाता है और मी गोंजी से मिलता है। यहाँ पे व्हाइट टाइगर एम्परर भी है। ये कहते हैं, बच्चे तुम टाइम टू टाइम मुझे काफी इंप्रेस किया करते हो। अभी व्हाइट टाइगर एम्परर काफी गुड मूड में भी है। ये कहते हैं, खैर जो भी है, बैटल ऑफ एम्परर काफी अच्छे रिजल्ट के साथ में खत्म हुआ है। टिहानु एम्परर को तो पता भी नहीं चला कि उसके साथ में हुआ क्या है, लेकिन तुम्हें अभी भी काफी केयरफुल रहने का जरूरत है। व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं, फिर तुम्हें एम्परर बनने के रूल के बारे में पता चला या नहीं? इस पे तांग संग कहता है, हाँ टियानयांग एम्परर ने मुझे बताया है। ये कहते हैं, मैं तुम्हारा अब स्पारिंग पार्टनर नहीं बनने वाला हूँ। ये सुनकर मी गोंजी सोचती है, क्या तांग संग इनसे भी ज्यादा पावरफुल हो
चुका है और इस कारण से ये ऐसा बोल भी रहे हैं। तांगसंग कहता है इससे आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आपको आगे इवॉल्व होना है और स्ट्रॉन्ग बनना है, फिर आपको भी रूल्स को टच करना होगा और इसे समझना होगा। मेरे पास में कुछ आइडियाज है जिसे हम ट्राई कर सकते हैं। ये सुनकर ये भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अब तांगसंग मी गोंजी को कहता है 3 मंथ बाद में तुम्हारे घर पे आऊंगा कैरी सिटी में और ऑफिशियली तुम्हें वहाँ पे प्रपोज करूंगा और फिर हम दोनों शादी करेंगे। शादी करने के बाद ही हम एम्पर बनने का प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे और फिर जाकर ह्यूमंस का माइग्रेशन भी स्टार्ट होगा। ये सुनकर मी गोंजी भी सीरियस हो जाती है। ये मैटर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट डे मी गोंजी और दूसरे कैरी सिटी के लिए निकल जाते हैं। इधर तांगसंग अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसे मेन सिटीज में 2 या इससे ज्यादा एल्डर्स को सेंड करना होगा ताकि मेजर सिटीज में लाइफ एनर्जी को भी इंक्रीज किया जा सके। जो भी एल्डर जाएंगे क्लैन से 50 मेंबर्स को लेकर जा सकते हैं एक टावर को क्रिएट करने के लिए, टावर ऑफ लाइफ को, जहां पर लाइफ एनर्जी को कंडेंस किया जाएगा। इस टावर ऑफ लाइफ का रूल्स भी डिफरेंट होगा। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड भी इसे कुछ भी नहीं कर सकेगा एंसेस्टर कोड की परमिशन के बिना, और जो भी रिसोर्सेज लगेगा इसके लिए वो सिटी लॉर्ड ही उठाने वाले हैं। तो ब्लू गोल्ड क्लैन को भी इस बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। और जिन मियाओलिन जो कि चीफ है ब्लू गोल्ड क्लैन का, इसके लिए एंसेस्टर कोड में एक होली माउंटेन भी बनाया जाएगा जो कि एंसेस्टर कोड बनाएंगे और ये यहीं पे रहकर लाइफ एनर्जी को यहाँ पे गैदर करेगा एंसेस्टर कोड के लिए। अब काफी दिन तक के प्लानिंग के बाद और एक पैलेस के डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से अब टाइम भी पास करता जाता है और एंसेस्टर कोड का अफेयर्स भी खत्म होता है। तांगसंग अपने एल्डर के साथ में अब जियानमू सिटी लौटने के लिए रेडी हो जाता है। इस बीच सु आनियो भी अपने रिट्रीट से उठ जाता है और ये बाहर आता है। ये व्हाइट टाइगर होटल में आ जाता है यहाँ पे तांगसंग से मिलने के लिए, और ये तांगसंग को देखकर कहता है तुम आजकल एंसेस्टर कोड में नंबर 1 फिगर बन चुके हो। तांगसंग इसे कहता है तुमने अपनी पार्टनर को चूज क्यों नहीं किया। ये सुनकर ये हंस पड़ता है और कहता है मेरे जैसे ब्लड लाइन वाले ड्रैगन को चिंता करने का जरूरत नहीं है। काफी सारे फीमेल ड्रैगन है जो मुझसे शादी करने के लिए ऑलरेडी तैयार है, तो इस बात का चिंता मुझे नहीं करना है। दोनों ही अब एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। दोनों ही अब हंसते हुए बात भी करते हैं। शु आनियू कहता है मी गोंजी जैसी फाइटर है, ये शॉट को अच्छे से कंट्रोल करती है। जब ये एम्परर बनेगी उस टाइम पे ये कम से कम तो 300 पिलर के हाइट को तो टच कर सकेगी, और तुम्हारा तो बात भी नहीं है। तुम लाइफ और डेथ पावर को कंट्रोल कर सकते हो। फिर तुम जब एम्परर बनोगे फिर उस टाइम पे तुम्हारा पिलर का हाइट काफी ऊंचाई तक जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और मैं भी काफी पावरफुल हूँ तो मेरी भी पिलर का हाइट काफी ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन तुम दोनों के कारण से ही एनर्जी इस वर्ल्ड में बचेगा ही नहीं कि मैं भी एम्परर बन सकूं। मेरा एम्परर बनने का प्लान यहीं पे खत्म होता है। तांगसंग ये सुनने के बाद इसे कहता है ब्रदर सु तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है। मैं जब एम्परर बनूंगा उस टाइम पे काफी स्पेस भी तुम्हारे लिए क्रिएट हो जाएगा, तो तुम इस बात को लेकर चिंता ना करो। ये सुनकर सु आनियो भी स्टंड होता है। तांगसंग इसे कहता है हम न्यू जनरेशन के एम्परर बनने वाले हैं, हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे का एनिमी बनना चाहिए। इस पर सु आनियो कहता है हाँ सही है, क्रिस्टल डीमन एम्परर से तुम्हें उनका इनहेरिटेंस मिला है और वो मेरी मास्टर भी थी, फिर हम दोनों ही ब्रदर्स हुए, हम कभी भी एनिमी नहीं बन सकते हैं। सु आनियो भी कहता है ठीक है, मैं अब तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। जब तुम निकलने वाले होगे जियानमू सिटी के लिए फिर मुझे कॉल कर देना। यहाँ से अब तांगसंग एक टैवरन में आ जाता है और एक फिगर से यहाँ पे मिलता है। इसे एक बैग फुल ऑफ अमेटिक कॉइन देता है और इसे कहता है तुमने अपना काम अच्छे से किया है, ये तुम्हारा फुल पेमेंट है। पेमेंट सेटलमेंट करने के बाद अब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। तांगसंग अब अपने एल्डर के साथ में एंसेस्टर कोड को छोड़कर जियानमू सिटी के लिए निकलता है। जब ये एंसेस्टर कोड में आए थे उस टाइम पे और इनका क्लैन वीक हुआ करता था, मगर अब नहीं, इनका स्टेटस भी काफी इंक्रीज कर गया है। बैटल ऑफ एम्परर का न्यूज भी सारी कॉन्टिनेंट का हर कोने में फैल गया है। जो भी इस कॉम्पिटिशन को देख नहीं सके हैं मगर ये न्यूज तो सुन ही लेते हैं और ये सभी भी रिजल्ट से सरप्राइज ही होते हैं। शु आनियो तांगसंग के साथ में निकलता है तो फिर ये अभी इसके साथ में ही है। ये तांगसंग को कहता है ब्रदर जिन तुमने क्या सोचा है आगे के प्लान को लेकर, कौन से एल्डर को और कैसे सेंड करने वाले हो तुम मेन सिटीज में। ब्लू गोल्ड क्लैन का पॉपुलैरिटी काफी इंक्रीज किया है। जो पावरफुल क्लैन है इनसे भी ज्यादा पॉपुलर अब ये बन चुके हैं। टियानु एम्परर ये पूरे एंसेस्टर कोड का और सारी कॉन्टिनेंट का लक एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। लक एनर्जी ज्यादा कुछ खास नहीं होता, बस ये दूसरे के डेस्टिनी को कंट्रोल ही कर सकता है, मगर उनके कल्टीवेशन में थोड़ा बहुत ही हेल्प कर सकता है। लेकिन लाइफ एनर्जी जो कि ब्लू गोल्ड क्लैन कंट्रोल करते हैं ये वही एनर्जी है जो सभी को चाहिए होता है इवोल्यूशन के लिए। फॉर एग्जांपल सेकंड ग्रेड ब्लड लाइन वाले ज्यादा लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो फर्स्ट ग्रेड ब्लड लाइन वाले मॉन्स्टर भी बन सकते हैं। इसके कारण से ही भी काफी मेजर क्लैन ब्लू गोल्ड क्लैन के एल्डर को अप्रोच करते हैं और इन्हें अपने तरफ करने का ट्राई भी करते हैं। इस कारण से ही भी अभी तांगसंग अपना प्लान एल्डर को नहीं बताया है कि आगे ये कैसे प्रोसीड करने वाला है। अभी मेन सिटीज ज्यादा तो नहीं है मगर फिर भी ये 12 से ऊपर ही होंगे। रिचन एम्पायर और टियानु एम्पायर के सिटीज को मिलाकर अभी ब्लू गोल्ड क्लैन में ग्रेट किंग लेवल के एल्डर भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इस लेवल के एल्डर भी इनके क्लैन में आ जाएंगे तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अभी तो हो सकता है। और अभी सभी मेन सिटीज को कवर करने में मुश्किल भी होगा। तो तांगसंग शु आनियो को कहता है मेन सिटी कोई भी क्यों ना रहे, वहाँ पे एक ही टावर ऑफ लाइफ क्रिएट होगा और उसका रूल से एंसेस्टर कोड से ही डिसाइड किया जाएगा, नहीं तो काफी प्रॉब्लम भी हो सकता है उसे कंट्रोल करने में। तांगसंग इसे कहता है इस कारण से मैं तुम्हें 2 एल्डर तो नहीं दे सकता, नहीं तो फिर अभी मेरे जियानमू सिटी के लिए एल्डर कम पड़ जाएंगे और मेरे सिटी को कोई भी गार्ड करने के लिए नहीं बचेगा। कोई तो यहाँ पे होना ही चाहिए। ये सुनकर शु आनियो स्माइल करता और कहता है
हाँ मैं समझता हूँ, जियानमो सिटी अब लाइवली होने वाला है। डिफरेंट रेसेस के मैसेंजर यहाँ पे आने वाले हैं, अपने अपने प्रपोजल को लेकर काफी तो निकल भी चुके हैं अपने सिटी से यहाँ के लिए। इधर तांगसंग और इनका ग्रुप का जर्नी भी खत्म हो जाता है, ये अपने सिटी में आ चुके हैं। इनके क्लैन के लोग को भी न्यूज मिल चुका है एंसेस्टर कोर्ट में क्या क्या हुआ था, सभी इन्हें ग्रेड करते हैं। ट्रू वान्यू कहता है मैं ट्री एंसेस्टर से मिलना चाहता हूँ। इसे भी सिटी में आते ही काफी लाइफ एनर्जी भी फील होता है। तांगसंग इसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इधर क्लैन के सभी लोग तांगसंग को देखकर सैल्यूट करते हैं और इसे हाफ एम्बर के नाम से बुलाते हैं। तांगसंग इन्हें देखकर कहता है तुम सभी को मेरे सामने झुकने का जरूरत नहीं है, मैं अभी भी आप सभी के सामने वैसा ही हूँ जैसा पहले हुआ करता था। तांगसंग इन सभी को उठने को कहता है, ये लोग भी अब उठ जाते हैं। तांगसंग इनर सिटी में अब आने के बाद देखता है कि ट्री एंसेस्टर में पहले से काफी चेंजेस भी आया है और ये समझ जाता है पावर ऑफ फेथ पहले से ज्यादा ट्री एंसेस्टर को मिल रहा है। इस कारण से भी इनका ग्रोथ काफी अच्छा चल भी रहा है। तांगसंग ट्री एंसेस्टर के पास में आकर कहता है आपका डिसेंडेंट काफी नाम और स्टेटस को गेन किया है हमारे क्लैन के लिए। फ्यूचर में कोई भी हमारे क्लैन को तंग नहीं करेगा और ना ही कोई भी हमारे क्लैन को टॉर्चर करने वाला है। ये कहने के बाद तांगसंग ट्री एंसेस्टर को टच करता है और फिर इनमें से गोल्डन लाइट इमिट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी ब्रस्ट होता है। ये फील कर सभी ब्लू गोल्ड क्लैन के लोग खुश हो जाते हैं। तांगसंग का सी गॉड का पावर भी इसके अंदर में फ्लिकर करता है और ये ट्री एंसेस्टर फील कर सकते हैं। इसके आइडेंटिटी को ये भी जानते हैं। तांगसंग फील करता है कि ट्री एंसेस्टर नहीं चाहते कि तांगसंग इनका क्लैन को ज्यादा समय के लिए कंट्रोल भी करे। हालांकि ये तांगसंग के हेल्प से खुश है, मगर ये ज्यादा समय के लिए इनके क्लैन को कंट्रोल भी नहीं कर सकेगा। ये फील कर तांगसंग अपने थॉट्स को ट्री एंसेस्टर का बॉडी में डालता है और बताता है कि इसके हेल्प के बिना इनका क्लैन को कोई भी अभी टारगेट कर सकता है और इनका क्लैन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये फील कर ट्री एंसेस्टर का भी और शांत हो जाता है। एल्डर जब ये देखते हैं फिर ये भी कहते हैं चीफ ये ट्री एंसेस्टर का विश है, अब हमारे किंग बने रहे। इधर ट्रू वान्यू ये भी देख रहा है और ये सोचता है जब फ्यूचर में ये एम्पर बनेगा फिर शायद ये खुद ही एक ट्री एंसेस्टर में बदल जाएगा और ये खुद ही इतना पावरफुल बनेगा कि पहले वाले ट्री एंसेस्टर भी इसके पावर के सामने में कुछ भी नहीं होंगे। तांगसंग भी अपने हाथों को ऊपर करता है और कहता है मुझे ट्री एंसेस्टर का ब्लेसिंग मिल चुका है इस क्लैन को आगे लीड करने का। ये सुनकर दूसरे भी खुश हो जाते हैं और तांगसंग को अपना किंग मान चुके हैं। तांगसंग जिंग मियोलिंग बनकर काफी थिंग्स को कर सकता है जो कि पहले ये नहीं कर सकता था, लेकिन इसे भी पता है कि रियल जिन मियाओलिन एक दिन तो इस क्लैन में लौट कर आएगा ही आएगा। तांगसंग अब टेलीपोर्ट होकर कैरी सिटी में आ जाता है और फिर वापस से टेलीपोर्ट होकर मी गोंजी के पास में आ जाता है। ये देखता है कि ये मेडिटेट कर रही है, जब से एंसेस्टर कोर्ट से आई है ये मेडिटेशन में ही चली गई है। तांगसंग यहाँ पे बैठ जाता है इसके पास में। मी गोंजी भी अपने आंखों को खोलती है और तांगसंग को देखती है। ये तुरंत ही तांगसंग को गले लगा लेती है। थोड़ी देर में सियाहुई भी यहाँ पे आ जाते हैं। इन्हें भी सभी थिंग्स के बारे में प्रिंसेस पहले ही बता चुकी है कि बैटल ऑफ एम्परर में क्या क्या हुआ था। तांगसंग इन्हें देखकर कहता है ह्यूमंस कंट्री का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। ये कहते हैं हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही अच्छा चल रहा है। मेजर आइलैंड के बीच अब ब्रिज भी बन चुका है और ट्रैफिक अभी भी नॉर्मल है। कम्युनिकेशन आइलैंड के बीच में सही चल रहा है। हाइटियन क्लैन भी काफी हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद अब छोटे आइलैंड को भी कनेक्ट करके एक स्मॉल कॉन्टिनेंट को क्रिएट कर दिया जाएगा जिसे हम ह्यूमन कंट्री भी बना सकेंगे। तांगसंग कहता है मुझे हमारे ह्यूमन प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा है। तांगसंग कहता है जब मैं आइलैंड पे आऊंगा फिर मैं ह्यूमंस के लिए एक न्यू कल्टीवेशन सिस्टम को रेडी कर दूंगा। इससे ह्यूमंस को इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने में आसानी होगा। तांगसंग इन्हें कहता है अभी तो मैं एक एलिमेंटल एरिया को बनाने का सोच रहा हूँ ओशियन में, इसके लिए कौन सा जगह सही रहेगा। ये सुनकर ये कहते हैं आइलैंड पे एक जगह है जिसे हम पर्ल आइलैंड भी कहते हैं और ये अभी सेंटर बना हुआ है वहाँ का जो कि सभी आइलैंड को कनेक्ट भी करता है। ये सुनकर तांगसंग कहता है ठीक है चल कर देखते हैं ये जगह कैसा है। अगर ये जगह सही रहता है फिर काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सभी अब टेलीपोर्ट होकर यहाँ से अब आइलैंड पे आ जाते हैं। तांगसंग भी इस सीन को देखता है। ये जगह पहले से काफी चेंज भी हो चुका है। तांगसंग कहता है ये जगह सही है एलिमेंटल एरिया के क्रिएशन के लिए। मी गोंजी भी जानना चाहती है कि तांगसंग कैसे यहाँ पे एलिमेंटल एरिया को क्रिएट करेगा। ह्यूमंस काफी ज्यादा हैं और एक ह्यूमन एक ही एलिमेंट से रिकॉग्नाइजेशन भी गेन कर सकता है। अब तांगसंग एक हाई ग्राउंड पे चला आता है और यहाँ पे आकर अपने केओस एनर्जी को रिलीज करता है। केओस एनर्जी से ही येन और यांग एनर्जी का क्रिएशन भी होता है और ये फंडामेंटल एनर्जी है किसी भी वर्ल्ड का। इसी से सभी एनर्जी का क्रिएशन भी होता है। केओस एनर्जी इस एरिया के नेचुरल एनर्जी के साथ में फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर सियाहुई भी कहते हैं एक पिक एम्पर भी इस जैसा थिंग को कर नहीं सकेगा। तुरंत ही तांगसंग अपना होली ड्रैगन स्फीयर को बाहर निकालता है और इसके पीछे से इसका सी गॉड का इमेज भी बनकर रेडी होता है। काफी बड़ा सा इमेज बनता है स्काई में, इतना बड़ा कि इससे ज्यादा बड़ा इमेज है मी गोंजी पहले कभी भी देखी नहीं थी सी गॉड का। इधर जब ये चल रहा था फिर इधर टिहानु एम्पर बैठ कर ध्यान लगा रहे थे और ये इस वर्ल्ड में हो रहे चेंजेस को भी फील करते हैं। हालांकि ये थोड़े समय के लिए ही था फिर ये फीलिंग भी चला जाता है, मगर ये तुरंत ही उठ जाते हैं और उठकर खड़े होते हैं और ये सोचते हैं ये था क्या। ये वापस से ट्राई करते हैं इसे फील करने का, मगर इन्हें फील नहीं होता, कुछ भी इन्हें फील नहीं होता। नेक्स्ट ये अपने लक एनर्जी को स्प्रेड करते हैं पूरे ही जगह पे करीबन 1 घंटे तक, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ
कुछ भी फील नहीं होता। इधर दूसरी ओर एक फिगर कहता है, लिटिल मार्की, अब हमारा समय है पेट्रोल करने का। ये कहता है, मैं कहाँ पे हूँ? क्विन हू कहता है, तुम कंफ्यूज क्यों हो? हम अभी बैरक्स में हैं, अब हमारा टाइम है गार्ड को सेंड करने का। ये मिलिट्री लॉ है, हमें इसे डील करना ही होगा। क्विन हू ये एक टेंट में है और ये हेड है 7 इवल मैन का, जो कि कैपिटल में भी रहते हैं। क्विन हू के फादर फाइटिंग फादर के वन ऑफ द हेड थे। ये इस जैसे फैमिली में बड़ा हुआ है। इस फैमिली के लोग चाहते हैं कि ये चेंग रुई से शादी भी करे। चेंग रुई ये फेमस गर्ल है। जब से ये यू जोंग में आया है, इसे तुरंत ही एक लाइन मिल चुका है, आगे मिलिट्री में रहने का, फ्रंट लाइन पर रहकर फाइट भी कर सकता है। ये चेंग रुई ये इसे एक लेटर भी लिखती है। इस लेटर को पढ़कर ये भी काफी सरप्राइज होता है, जबकि ये जानता है कि चेंग रुई इससे शादी अपना तोड़ना चाहती है, पर ये इसे क्यों कॉल कर रही है। शायद ये एक जाल भी हो सकता है। अभी इसके साथ में क्वीन आन भी है और ये दोनों ही इस टाइम पे मिलिट्री कैंप से भागने का सोचते हैं और ये निकलते भी है यहाँ से। ये कैंप काफी बड़ा भी है, इसमें करीबन 20,000 सोल्जर्स भी हैं। इधर दूसरी ओर जब ये चल रहा था, फिर इधर ओशियन में तांगसंग अभी भी यहाँ पे एलिमेंट को कंडेंस कर रहा होता है और इसके लिए ये अपना हार्ट ऑफ नेचर स्टोन का यूज करता है। ये वही स्टोन है जो कि इसे ऑक्शन से मिला भी था। अगर ये स्टोन तांगसंग के पास में नहीं होता, फिर ये प्लान कर रहा था कि 4 डिफरेंट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के जैसे स्टोन को ये सर्च करेगा, जैसे कि फायर स्टोन, विंड स्टोन, वाटर स्टोन, अर्थ स्टोन। मगर हार्ट ऑफ नेचर इसके पास में है, फिर इसका जरूरत भी नहीं है। और इसके साथ में तांगसंग एलिमेंट को यहाँ पे कंडेंस करने का ट्राई भी कर रहा है और ये सिर्फ 4 ही एलिमेंट को यहाँ पे कंडेंस करने का सोच भी रहा है अभी के लिए। डिफरेंट एलिमेंट का पावर भी अब यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट करता है सभी डायरेक्शन से। इस सीन को सियाही भी देखते हैं और ये भी सरप्राइज होते हैं और ये कहते हैं, अगर ह्यूमन के पास में तुम जैसा एम्परर मिल जाए, फिर ह्यूमन काफी आगे तक डेवलप भी कर सकेंगे। एलिमेंट एनर्जी यहाँ पे फ्लो करता है। जो पहले ह्यूमन को सिलेक्ट किया गया था एलिमेंट ट्रेनिंग को लेने के लिए, ये भी यहाँ पे होते हैं। इनमें से जिनके पास भी फायर अफिनिटी हाई है, इस टाइम पे इन्हें भी फायर एलिमेंट का पावर एयर में काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है। जो फायर अफिनिटी इनके बॉडी में अब तक हिडन था, ये इतना ज्यादा फायर एलिमेंट का कॉन्टेक्ट में आते ही इनके बॉडी में एक्टिवेट भी होता है। और साथ ही एक पर्सन तो ऐसा भी है जो कि विंड एट्रीब्यूट को भी डेवलप कर लेता है, यानी कि डुअल नेचर एट्रीब्यूट को। ये फील कर ये कहता है, ये तो गॉड का ब्लेसिंग है। इन ह्यूमंस में एक लिंग मियान है जो कि डुअल एट्रीब्यूट को एक्टिवेट किया है। इस टाइम पे ये काफी खुश भी है। इसके पास से इसके बॉडी से गोल्डन लाइट भी इमिट होता है। इसके हाथ में एक गोल्डन कलर का थिंग भी कंडेंस हो जाता है और ये एक बुक के जैसा दिख भी रहा है। इस बुक पे लेटर्स अपीयर होते हैं और ये कहता है, लॉ इन्फोर्सर। बुक से आवाज आता है और ये बुक कहता है, इतने सालों के बाद कोई तो सक्सेसफुल हो सका है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकेगा। इस बुक को बुक ऑफ लॉ भी कहा जाता है। ये कहता है, बच्चे तुम फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हो जो कि इस बुक ऑफ लॉ को कंट्रोल भी करने वाले हो। फ्यूचर में तुम एक लॉ इन्फोर्सर भी बनोगे और तुम ह्यूमन बीइंग को गार्ड भी करने वाले हो फ्यूचर में। लिंग मियाओलिंग का मूड इस टाइम पे काफी सही भी है, ये काफी खुश भी है। ये सुनने के बाद इस बुक के अंदर लॉ का कोड रिटन है और ये इस बुक को खोल कर देखता है। इस बुक के अंदर में इसे कोड से रिटन दिखते हैं और ये देखता है कि इसमें प्रैक्टिस करने का तरीका भी लिखा हुआ है। अभी आगे एक फिगर के सामने झुक जाता है और कहता है, थैंक यू टीचर, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये इन्हें आगे तक लेकर जाने में हेल्प करेगा। इसके सामने में तांगसंग खड़ा होता है। तांगसंग इसके हाथ में बुक को देखता है। ये काफी टाइम से स्टडी कर रहा था और कैसे एक कल्टीवेशन सिस्टम को बनाया जाए ह्यूमंस के लिए, इसके बारे में काफी टाइम से काम भी कर रहा था इस पे। तांगसंग भी सोच नहीं रहा था कि ये इतना टैलेंटेड हो सकता है कि ये बुक ऑफ लॉ को भी कंट्रोल कर सकेगा और इसका इनहेरिटेंस को भी गेन कर सकेगा। इस तरह का थिंग एक टैलेंटेड पर्सन को ही मिलता है। तांगसंग इस बच्चे को गले लगाता है। मी गोंजी भी देखती है और कहती है, तांगसंग तुम काफी अमेजिंग हो, तुम्हारे कारण से ही अब ह्यूमंस के लिए एक कल्टीवेशन सिस्टम भी रेडी हो चुका है। तांगसंग कहता है, ठीक है, मैं काफी टाइम से बाहर हूँ, मुझे वापस क्लाइन में जाना होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। यहाँ पे थिंग्स अब आगे तुम सब हैंडल कर सकते हो। और इसके बाद तांगसंग यहाँ से निकलता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।